हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को पता होगा कि केबीएस बहुत दिनों के बाद एग्ज़ाम लेने जा रही है और इस एग्ज़ाम में क्या खास है पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये बात है कि सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। पहले आप लोग से साइंस पूछा जाता था और अब साइंस को हटा दिया गया है। इसके बदले में इन्वायरमेंट साइंस पूछा जाएगा और इसमें स्पष्ट किया गया सिलेबस में कि आपको टॉपिक जो है वो 1 to 5 के रहेंगे, लेकिन उसका स्तर जो है वो 12 लेवल का रहेगा। तो आप लोग को सिलेबस के हर टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, यानी कि पहले आप उन टॉपिक्स को पढ़िए और उसके बाद उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो एमसीक्यू सॉल्व करिए, क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यू ही सॉल्व करने हैं। इसलिए हम लोग अपने इस चैनल पे हर सब्जेक्ट का आपको जो भी इन्वायरमेंट है या फिर टीचिंग पेडागोजी है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सभी का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिलेंगे जो कि आपको एकदम सिलेबस पे आधारित है। इसी क्रम में आज का हमारा पहला सेट है इन्वायरमेंट का, और इन्वायरमेंट से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को कोई भी सेक्शन छोड़ के नहीं चलना है कि इसको छोड़ के चलते हैं, इस पर कम मार्क्स का है तो इसको छोड़ देते, इसको बाद में पढ़ेंगे। आपको हर सेक्शन का अच्छे से तैयारी करना है ताकि इस बार केबीएस का एग्ज़ाम मिस ना हो और हम लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंट के इस सेट में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी, 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी, कक्षा 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ई, कि पर्यावरण अध्ययन के लिए कक्षा 1 से 2 में भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, या फिर पर्यावरणीय अध्ययन याद करके सीखा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है और बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। अब पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, यानी कि हम लोग जो अपने आसपास देखते हैं उसी के द्वारा सीखते हैं। इसलिए पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट जो है वो बाल केंद्रित है और उसमें बच्चों को पर्याप्त समय दिया जाता है कि वो पर्यावरण के साथ घुले मिले और उसको सीखें। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि बच्चों को पर्याप्त समय दीजिए कि वो पर्यावरण में खुद को ढालें, उसको महसूस करें तथा वो स्वयं ही सीख जाएंगे पर्यावरण के द्वारा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन ए, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, या फिर विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक सब्जेक्ट है जो कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को समाहित करता है, यानी कि वो सभी एक में संकलित है। ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना। ऑप्शन सी, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। या फिर ऑप्शन डी, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के लिए विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना सही गतिविधि रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3,
ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि कथन 1, 2 और 3 वो बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन एक बहु अनुशासनात्मक विज्ञान है जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य, सैनिटरी इंजीनियरिंग आदि जैसे अध्ययनों की विभिन्न शाखाएं शामिल है और इसमें बच्चों की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। और आप लोग इसे समझ सकते हैं कि केवीएस में पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें आपको सब कुछ पूछा जा सकता है। साइंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, कृषि से, हेल्थ से, सैनिटरी इंजीनियरिंग से, मानी सभी चीज़ों को इसमें शामिल कर दिया गया है और ये सभी चीज़ पर्यावरण अध्ययन में शामिल होते हैं। इसलिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। तो आप लोग को सभी चीज़ों को पढ़ना है जो कि कक्षा 1 से 5 तक के टॉपिक में है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, या फिर ऑप्शन डी परिवार और मित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जानवर। जानवर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है और पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में आपसी संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे, ये 4 परिवार एवं मित्र की उप थीम होते हैं, जबकि भोजन, पानी, आवास, परिवार एवं मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये पर्यावरण अध्ययन की थीम होते हैं और ये सभी चीज़ें आपके सिलेबस में भी दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ये सभी गुण थे। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 1 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी केवल 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यह तीनों कथन सही है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनको चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चों में सृजनात्मकता का भी विकास हो, उनमें अवलोकन और रचना कौशल का विकास हो और सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास हो, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। आपके कथन है ऑप्शन ए वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि वृत्तांत और कहानियाँ सही है और बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में ये दोनों प्रभावशाली तरीके से मदद करते हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि वृत्तांत और कहानी को जोड़ने से बच्चों में अच्छी तरह से पर्यावरण अध्ययन को सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं? आपके ऑप्शन से ऑप्शन है एंथ्रोसायनिन, कैरोटीनॉइड, लाइकोपेन, या फिर क्लोरोफिल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्लोरोफिल। एक ऐसा प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है जो पौधे के हरे रंग के वर्णक का कारण होता है और एंथोसायनिन पानी में घुलनशील बेचुअलर पिगमेंट होते हैं जो उनके पीएच लेवल पर निर्भर करते हुए लाल, बैगनी, नीले या काले रंग के दिखाई दे सकते हैं। लाइकोपीन जो है वह एक लाल चमकदार कैरोटीन और कैरोटीनॉइड रंग द्रव्य और फिटोकेमिकल है जो टमाटर और अन्य लाल फलों और सब्जियां जैसे लाल गाजर, तरबूज और पपीता में पाया जाता है। यानी कि हरे रंग पौधे जो हरे रंग के होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वो कौन सा है? एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी चीज़ें जो हैं वो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉपर लीफ, ऑप्शन बी जैट्रोफा, ऑप्शन सी कैंडल नाट ट्री, या फिर ऑप्शन डी सर्पगंधा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जैट्रोफा। जैट्रोफा क्या है वो पहले जान लेते हैं। जैट्रोफा लगभग 175 प्रजातियों की वनस्पति का एक समूह है जिसमें झाड़ियाँ और पौधे सम्मिलित होते हैं
और इसके बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है और इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं और शेष बचे अवशेष से बिजली पैदा की जा सकती है। और सर्पगंधा एपोसाइनेसी परिवार का द्विबीजपत्री बहुवर्षीय झाड़ीदार औषधीय पौधा है और इस पौधे का पत्ता सर्वप्रथम लियोनार्ड राल्फ ने 1572 ईस्वी में लगाया था। और कैंडल नट ट्री जो है एक फूल का पेड़ है जिसे कैडबेरी, भारतीय अखरोट, कैमरी और कैफुना आदि नामों से जाना जाता है। यानी कि जैट्रोफा जो है वो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और इस औषधीय पौधा का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो ओसिमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अजवाइन के फूल, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी रोजमेरी या फिर ऑप्शन डी धनिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तुलसी। तुलसी जो है वो औषधीय पौधा है और यह जड़ी बूटी की रानी है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है और इसी का साइंटिफिक नेम जो है वो ओसिमम सैंक्टम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल या फिर नल का पानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं और पीने योग्य पानी में ही जीवन के लिए उपयुक्त आवश्यक लवण उपस्थित होते हैं, जबकि आशुद्ध जल में जीवन के लिए आवश्यक लवण जो है वो अनुपस्थित होते हैं। इसकी अनेक अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है। और आसवन क्या है? आसवन में पानी को उबालकर उसकी भाप को एक साफ कंटेनर में संघनित किया जाता है, तो यह जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइड। और मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक दुर्घटना हुई थी और उस औद्योगिक दुर्घटना को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। और भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिससे लगभग 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई और इस गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 1972 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एम.एस. स्वामीनाथन एक पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे और स्वामीनाथन जी को भारत में गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को पेश करने और आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व और सफलता के लिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है और यह एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या फिर देहरादून। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देहरादून। भारतीय वन्य जीव संस्थान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है और इसे मई 1982 में स्थापित किया गया था। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैव विविधता, लुप्तप्राय प्रजातियां, वन्य जीव नीति, वन्य जीव प्रबंधन, हैबिटेट पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे अध्ययन के क्षेत्रों में वन्यजीव संस्थान को अनुसंधान करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है उनके हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन निर्माण की प्रक्रिया करते हैं और इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस क्रम में पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन जब सूर्य डूब जाता है यानी कि जब सूर्यास्त हो जाता है तब रात के समय
पौधे मनुष्य की ही भांति ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण में बैलेंस करने का काम हरे पौधे करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने और वनों को ना काटने की सलाह दी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का कार्य सिर्फ सूर्य की उपस्थिति में यानी कि दिन के समय होता है और यह हरे पौधों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी या फिर रासायनिक भक्षी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है और भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है और यह भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है, जबकि जल विद्युत वह शक्ति है जो जल से उत्पन्न होती है और इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं। और जल विद्युत टरबाइन घूर्णन में पानी द्वारा उत्पन्न बिजली को संदर्भित करता है और परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न किया जाता है। और सौर ऊर्जा तो आप लोग जानती होगी, जो सूर्य से हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में या फिर विंध्याचल में? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 16 उष्णकटिबंधीय माउंटेन वन है जो दक्षिण भारत के उच्च माउंटेन क्षेत्रों में रोलिंग पहाड़ियाँ और घाटियों में पाया जाता है और पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला सोल घास का मैदान कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की श्रृंखला है जिसमें कई खतरनाक और स्थानिक प्रजातियों का घर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोकारे बेलूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम या फिर ये सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि पेलिकन पक्षी इन सभी जगहों पे प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या फिर ये सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मिनी माता रोग पारा के कारण होता है और मिनी माता रोग, जिसमें कभी कभी चिस्सो मिनी माता के रूप में भी जाना जाता है, यह गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होने वाला एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है और इसकी खोज सर्वप्रथम 1956 ईस्वी में जापान में कुमामोटो प्रांत के मिनीमाता शहर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ओजोन परत का अत्यधिक ह्रास दक्षिणी ध्रुव में हुआ है और अमेरिकी एजेंसी नासा की रिपोर्ट के अनुसार ओजोन परत पर उत्तरी अमेरिका के आकार जितना बड़ा छिद्र हो चुका है जिसका आकार लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर आंका गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जलस्तर या वायु प्रदूषण? तो रेड डाटा बुक विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित है। रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राय जीव जंतु या फिर जो भी संकटापन्न प्रजाति है उन सभी को शामिल किया जाता है। इसके बहुत सारे भाग हैं और रेड डाटा बुक एक ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज का एक प्रकार है जो पौधों, जानवरों, कवक के साथ साथ कुछ स्थानीय उप प्रजातियों सहित लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों के रिकॉर्ड हेतु बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेखा शर्मा है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर मालिनी भट्टाचार्य एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। गिरिजा व्यास एक भारतीय राजनीतिक कवि और लेखिका भी है और वो 15वीं लोकसभा की सदस्य थी और जो चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भारत की संसद के निचले सदन और भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी
और यास्मीन अबरार जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। यानी कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता रेखा शर्मा के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों को ऐसे अंतराल पर आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल न हो। यानी कि एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो कि फरवरी से मई के बीच होता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका भाग है भाग 9, ऑप्शन बी। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जबकि भाग 6 में राज्य के से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान है और भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से या संसद की शक्तियों से? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और 1992 ईस्वी में संविधान का 74वां संविधान संशोधन हुआ और संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया और इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के संगठन और कार्य के संबंध में एक निश्चित दिशा निर्देश दिया गया है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग को यह सेशन कैसा लगा और आप और किस किस सब्जेक्ट पे MCQ चाहते हैं। हम लोग वो सभी सेट पे MCQ लेके आएंगे। यानी कि आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट है, पेडागोजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, आपको सभी के प्रैक्टिस सेट यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। आप लोग अपना बेसिक तैयारी करिए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा आप पहले से क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे उतना इजी लगेगा। और हम लोग प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप लोग को बेसिक जानकारी भी देंगे, यानी कि आप लोग को यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन में ही चारों ऑप्शन को समझा दिया जाता है ताकि आप एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड, यानी कि आपके ऑप्शन से भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि किसका क्या जवाब है और आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से सिलेबस कवर हो जाएगा और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप लोग अपना तैयारी जम के करिए। थैंक यू सो मच।